नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की अपने किस्म का इकलौता शो इस वक्त जो आपको देता है सारी न्यूज और उसके साथ पूरे व्यूज और शुद्ध पॉलिटिकल कमेंट, जहां आपको सुनने को मिलता है कोई चीख चिल्लाहट नहीं, कोई नेताओं की बात नहीं, लेकिन पूरा पॉलिटिकल एनालिसिस, आज देश की राजनीति में क्या हुआ और उसके पीछे की कहानी। और सबसे पहले आपको बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने मिशन विधानसभा चुनावों पर निकल पड़े हैं। आज वो चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में है, जहां से उन्होंने बीजेपी के बूथ वर्कर्स को जीत का संदेश दिया है। तो क्या है मोदी का मिशन एमपी? प्राइम मिनिस्टर ने कार्यकर्ताओं को क्या मंत्र दिया, मध्य प्रदेश की जनता को क्या तोहफा दिया, और शिवराज वर्सेस कमलनाथ की जंग में वोटर इस वक्त किसके साथ कितना दिखाई दे रहा है, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन पहले आज के वो 4 मुद्दे जिन पर बात होने जा रही है आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कहानी कुर्सी की में आज आपके सामने सबसे पहले बात हम मध्य प्रदेश की ही करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। 10 लाख अपने बूथ वर्कर्स को संबोधित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने यह कहा कि यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, इतने सारे कार्यकर्ता एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद हों, ऐसा कभी इससे पहले नहीं हुआ। और वहां वो अपने पार्टी के बूथ को मजबूत करने के लिए क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं और क्या नया टास्क दिया है, यह आपको बताएंगे, और इसका मध्य प्रदेश के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। आज का दूसरा जलता हुआ मुद्दा है जलता हुआ बंगाल। बंगाल में हालात ये हो गए हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज को यह कहना पड़ता है कि चुनाव बंद कीजिए। इतनी हिंसा हो रही है, लोगों के कत्ल हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, क्या कर रही है राज्य की सरकार, और ऐसे में चुनाव कैसे कराया जा सकता है। और इसको लेकर सारी पार्टियों का निशाना ममता बनर्जी है, चाहे वो लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो। और जिस गठबंधन की बात हो रही थी, ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि ये हालात अगर चलते रहे पश्चिम बंगाल में, लेफ्ट और कांग्रेस अगर यूं ही एक साथ रहे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे इस पर बात होगी। और 2024 में मोदी वर्सेस कौन, इस कौन का जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। शरद पवार साहब ने भी यह रहस्योद्घाटन कर दिया कि 23 तारीख को पटना में जो बैठक हुई वहां किसी नाम पर चर्चा नहीं हुई। मतलब ये इस बात पर कोई विचार मंथन नहीं हुआ कि क्या नरेंद्र मोदी के सामने हमें विपक्ष का कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देना चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर बहुत सुगबुगाहट है कि कांग्रेस पार्टी कहे या न कहे, राहुल गांधी उस दौड़ में सबसे आगे हैं और लोगों के मन में उनकी छवि बैठाने की पूरी तैयारी है कि यह चुनाव 2024 का मोदी बनाम राहुल गांधी ही होगा। और आज का चौथा मुद्दा होगा पाकिस्तान। प्रधानमंत्री की 2 कामयाब यात्राएं, अमेरिका और मिस्र, जहां आपने देखा अमेरिका में उन्होंने रिकॉर्ड दूसरी बार यूएस कांग्रेस को संबोधित किया, और मिस्र गए तो वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको दिया गया। पाकिस्तान में इसको लेकर जबरदस्त खलबली है और लोग पूछ रहे हैं कि हमारे यहां कोई भी सरकार आए, चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, नरेंद्र मोदी जो भारत के लिए कर रहे हैं वो हमारे यहां कोई क्यों नहीं कर पाता। और वहां पहली बार ऐसा हुआ कि सेना ने अपने टॉप जनरलों, टॉप अफसरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं और माना जा रहा है। जर्नलिस्ट हैं हर्षवर्धन जी, स्वागत है आपका। विनोद अग्निहोत्री जी अपने पूरे अनुभव के साथ आपको बताते हैं भारतीय राजनीति के वो किस्से जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलते। और आरती टिक्कू सिंह जी आज पहली बार हमारे इस प्रोग्राम में आई हैं। आरती, मैं उम्मीद करता हूं प्रोग्राम आपको अच्छा लगे, और लोगों की भी ये राय थी कि भाई हमें ये जानना है कि हमारे देश की खास तौर पर जो महिला पत्रकार हैं उनकी क्या राय है देश की राजनीति के ऊपर। और आपको बता दें, एक इस वक्त जो खबर आ रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री का एक बयान आया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होगा उनका। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक घर में 2 कानून नहीं चल सकते, एक घर के अंदर 2 कानून नहीं चलेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूसीसी पर लोगों को भड़काया जा रहा है, यह भी कहा है प्रधानमंत्री ने। इसके अलावा उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि समान नागरिक संहिता लाइए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा यह सोचना पड़ेगा। कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, 3 तलाक की वकालत करने वाले वोट बैंक के भूखे हैं, यह कहा है प्रधानमंत्री ने। और साथ ही यह भी कि मुस्लिम बेटियां अब बीजेपी के साथ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लेकर के आई। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री की ये बड़ी स्टेटमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या?
कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमंदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमंदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो बातें इस वक्त कह गए हैं, जो उन्होंने कहा है, इसके बहुत बड़े मायने हैं। प्रधानमंत्री ने खुलकर यूसीसी की वकालत की है, समझिए, और उनका भाषण पूरी तरीके से चुनावी भाषण है। तो क्या अब इस साल होने वाले विधानसभा के चुनाव और खास तौर पर अगले साल लोकसभा का चुनाव, उसका सबसे बड़ा मुद्दा अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता बनने जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया है? लोग बात करते थे ना कि 24 से पहले क्या होने जा रहा है नया, जो जैसा 19 से पहले हुआ, क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है और आज उस पर ठप्पा लग गया? हर्ष जी। नहीं, मुझे लगता है कि मैं इसको थोड़ा सा दूसरी तरह से कहता हूं। दुर्भाग्य नहीं है देश का कि आज देश के प्रधानमंत्री को 75 वर्ष बाद यह कहना पड़ रहा है कि एक घर में 2 कानून नहीं चलेगा। किसी भी घर में कितना भी आप कहें कि हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, 2 बच्चों को अलग अलग देखेंगे तो वो ठीक होगा क्या? सरकार के लिए तो पूरा देश बच्चे समान होता है ना। सरकार तो केयर टेकर होती है, गार्डियन होती है। और इस देश की सरकारों ने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून को कहा कि यही ठीक है, और कहा अगर एक जैसा कानून करोगे तो कम्युनल है, कम्युनलिज्म है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है ये कि भैया आप आने वाले समय में इसको ठीक कीजिए, एक जैसे कानून लाइए। और एक बात मैं इसमें और जोड़ दूं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बोल रहे हैं, निश्चित तौर पर यह राजनीतिक भाषण दिख रहा है
निश्चित तौर पर यह साफ साफ दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में जहां वो खड़े हैं वहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला बहुत तगड़ा है, टोन सेट कर रहे हो। लेकिन यह भी सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जब फीडबैक बहुत अच्छे से मिला है कि देश भर में हर कोई चाहता है कि हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम दुनिया में सबसे आधुनिक देशों में हैं, दुनिया के सबसे महान लोकतंत्र हैं, हमारे लिए मानवता के सबसे ऊंचे मानदंड हैं, और हम कहेंगे कि एक आदमी तो रेड लाइट पे रुकेगा, दूसरा कहेगा नहीं नहीं हमारे धर्म में लाल रंग को लेकर कुछ और मान्यता है इसलिए हम निकल जाएंगे। ऐसा संभव है क्या? जी नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उसको वहां से स्थापित किया है जहां चुनावी लड़ाई फिर पूछ रहा हूं, 24 का मुद्दा तय हो गया 100%, 100%। विनोद जी। मैं तो शुरू से कह रहा हूं आपसे, जिस दिन यूसीसी की बात शुरू हुई थी तो मैं तो लगातार कह रहा था कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी कॉमन सिविल कोड को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, जो भी कह लीजिए, उसको अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएगी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से उसके 3 प्रमुख मुद्दे थे, उनमें कॉमन सिविल कोड उसका प्रमुख मुद्दा था, कोई दबी छिपी ढकी बात नहीं है। आज प्रधानमंत्री, चूंकि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है इसलिए वो कह रहे हैं तो उसका एक अलग महत्व हो जाता है। और बाकी तो ये हर चुनाव के भाषण में भाजपा के नेता बराबर ही कहते रहे हैं। लेकिन एक फर्क करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये कि कॉमन सिविल कोड आए, इसके को लेकर के भाई संविधान में भी नीति निर्देशक तत्वों में इसको रखा गया है और ये लागू किया जाए, लेकिन वो चुनावी मुद्दा बने या ईमानदारी से लाने की कोशिश की जाए। अगर लाने की कोशिश की जाए तो अभी सरकार में आप हैं, 8-9 महीने आपके सरकार में बाकी है, आप कंसल्टेशन हो ही रहा है। दोनों काम क्यों नहीं हो सकते एक साथ? भाई हमारे देश में तो मुद्दा तो वो, राजनीति तो होगी नहीं, राजनीति यूसीसी में, वो राजनीति भी होगी और इम्प्लीमेंट भी होगी, राजनीति ही होगी, इम्प्लीमेंट नहीं होगा। एक सेकंड हर्षवर्धन जी, आप तो नियम तोड़ देते हैं। हमारे इस कार्यक्रम का नियम ये है कि मुझे लगा आपकी बात पूरी हो गई, इसलिए मैंने कहा कि जोड़। देखिए, राजनीति तो होगी ही, और राजनीति इसलिए होगी क्योंकि ये शुरू से राजनीतिक मुद्दा रहा है। अगर ये ऐसा कोई, जब राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति हुई, इस पर राजनीति हुई, मंडल के मुद्दे पर राजनीति हुई, तो राजनीति तो इस देश में हर मुद्दे पर होती है, इस पर भी होगी। लेकिन मेरा कहना है कि अगर वाकई गंभीर है सरकार और गंभीर होना चाहिए तो इस पर कंसल्टेशन तमाम सारे राजनीतिक दलों से करे, सरकार पहल करे और उस मुद्दे को लाने के लिए जो एक ईमानदार कोशिश होती है वो की जानी चाहिए। थोड़ा सी इसकी पृष्ठभूमि अभी हमारे हाल की तो है। आप देखिए, लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया, अब ये चंद हफ्ते पुरानी खबर है, और उस पर उन्होंने जनता की राय मांगी हुई है, अभी वो प्रक्रिया चल रही है। 21वां लॉ कमीशन 2018 का, उसकी भी एक रिपोर्ट है और उसने कहा था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जस्टिस चौहान, लेकिन वो भी इसी सरकार के समय था, और इस लॉ कमीशन ने 1 महीने का समय दिया है कंसल्टेशन के लिए। मुझे लगता है इसमें तो हमारे कान तो तभी खड़े हो गए थे। हाँ, भाई ये नया लॉ कमीशन नया ड्राफ्ट लेकर के आ रहा है, पिछला कह चुका है, जरूरत नहीं है, ये वाला कह रहा है। देखिए, उत्तराखंड में जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है और वो ड्राफ्ट लॉ कमीशन में सबमिट कर दिया गया है, ठीक है, तो लगभग उसी से मिलता जुलता ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। 24 का चुनाव हो रहा है इस मुद्दे पर, 24 का चुनाव इस मुद्दे पे ही होगा, यूसीसी पर। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेके आएगी। राम मंदिर प्लस यूसीसी, राम मंदिर जनवरी में खुल जाएगा, राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा 22-23 जनवरी को आपका हिसाब से। तो ये मुद्दा होगा, 2-3 मुद्दे होंगे बीजेपी के। यूसीसी प्रमुख मुद्दा होगा, दूसरा नरेंद्र मोदी जी की जो वैश्विक छवि है, जो अमेरिका यात्रा से बनी है और उसके बाद जो G20 के बाद जो बनेगी, तो वो दोनों को क्लब करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी। आरती, प्रधानमंत्री ने यूसीसी पर इससे पहले कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया मुझे नहीं याद आता, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे देश में सीए एनआरसी भी करने की कोशिश हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? सरकार को ही विरोध झेलने के बाद उस पूरे मुद्दे को जो है कोल्ड बॉक्स में डाल देना पड़ा था। आज तक उसके नियम फ्रेम नहीं हो पाए हैं, 3 साल हो गए उस बात को, और अब प्रधानमंत्री ने यूसीसी की बात कही है। आपको लग रहा है कि अब ये सरकार जुटकर इस पर लगने वाली है? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट है यूसीसी पे, उसको बहुत बारीकी से समझे और देखें। पहली बात तो वो जो बात कर रहे हैं यूसीसी की, वो एकता की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 सिस्टम्स, 2 व्यवस्थाएं नहीं चल सकती। एक घर में, एक मुल्क में ये 2 लॉज नहीं चल सकते हैं। और वो बराबर उन्होंने जो बात कही है, मुसलमान बेटियां, पसमानदा कम्युनिटी, और वो कह रहे हैं कि सबको, हिंदू मुसलमान सबको इकट्ठे एक ही लॉ के अंडर वो देखना चाहते हैं। वो उनका विजन भी है, वो पार्टी का भी विजन है, और वो ये मुद्दा तो आज की डेट में तय हो गया कि 24 जो है यूसीसी पे ही लड़ा जाएगा। क्योंकि
जो कांग्रेस की रणनीति रही है, वो सीए पे रही हो, एनआरसी पे रही हो, वो 370 पे रही हो, जो पिछले 5 साल के बड़े बड़े मुद्दे, प्राइम मिनिस्टर की जो इंटरनेशनल लेवल पे एक जो छवि बनी है, उसके अलावा जो ये बड़े बड़े मुद्दे हैं, ये कहीं जाएंगे नहीं। ये तो चुनाव में बिल्कुल डिस्कस होंगे, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट्स है देश के इतिहास में। तो ये कांग्रेस की ये रणनीति रहेगी कि जो उन्होंने पोलराइजेशन की, कम्युनलाइजेशन की, जो कम्युनल पॉलिटिक्स जो खेली है इन सारे मुद्दों पे, आप कोई भी इशू उठा लीजिए, और उसमें अपने आप को चैंपियन दिखाया है कंजर्वेटिव मुस्लिम्स का, या जो मुल्ला है, मौलवी है, जो पूरे समाज को जकड़े हुए हैं अपने वर्जन ऑफ इस्लाम में, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस इसको बिल्कुल अलग दिशा में लेके जाएंगे। वो ये तो हमारे यहाँ बहस होगी अब कि कम्युनल क्या है। यूसीसी की बात करना कम्युनल है या उनके साथ खड़े रहना, जैसे आपने कहा मुल्ला मौलवियों के साथ, जो चाहते हैं कि हमारे कानून, हमारे नियम, जो धार्मिक आजादी है के नाम पर वो चलते रहे, भले उसमें किसी का शोषण होता रहे। एक सवाल लेकिन ये प्रधानमंत्री ने आज सेट कर दिया, हमारे तीनों एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ये मुद्दा 2024 के लिए तय हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। जैसा मैंने बीच में कहा था, क्या इसका हश्र सीएए एनआरसी जैसा तो नहीं हो जाएगा? ये भी क्योंकि बात थी, हमारे यहां चर्चा थी कि जितने राज्यों में इंप्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है, आसाम में हो रहा हो, गुजरात में हो रहा हो, उसमें सबसे आगे उत्तराखंड है, वहां तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जल्द हम लागू कर देंगे। कि वो तरीका ठीक था या प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो केंद्र की तरफ से आएगा? नहीं सौरभ जी, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उस पर आशंका जताना कम करना चाहिए। जो मैं विनोद जी कह रहे थे तो मैं रोक रहा था, बाद में विनोद जी ने ही उसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि 370 है, राम मंदिर है। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, जो उसका जो पॉलिटिकल नरेशन है, और जब वो गवर्नमेंट में आती है तो जो उसका पॉलिसी एक्शन है, दोनों रिलेटेड है, दोनों अलग अलग नहीं होता है। अब ये सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में कहते हैं कि हम किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे, वो कृषि कानून लेकर आते हैं। हर पार्टी ने कहा था, लेकिन सारी पार्टियों ने राजनीति की। प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश के लोगों का सिटीजन रजिस्टर होना चाहिए, इंदिरा गांधी जी ने कहा था, लेकिन हर पार्टी ने राजनीति की, वो नहीं हो पाया। लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीति तो हर कोई करेगा, ये प्रधानमंत्री को तय करके लागू करना पड़ेगा। और लागू करने के लिए प्रक्रिया क्या होती है? जनता के साथ कंसल्टेशन होता है, अलग अलग ग्रुप्स के साथ कंसल्टेशन होता है, जिस समाज में किसी तरह की भ्रांति हो उसको दूर करना होता है। वो सारी बात प्रधानमंत्री राजनीतिक मंच से कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता, और अगर सचमुच राजनीति नहीं होनी है तो विरोधी दलों को इसका विरोध बंद करना चाहिए और कहना चाहिए कि एक समान कानून हो। अभी से तैयारी शुरू हो चुकी होगी हर जगह पर कि प्रधानमंत्री के आज की इस वाक्य का क्या जवाब देना है। थोड़ी देर में रिएक्शंस आते होंगे। तो बड़ी खबर, पहली, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री ने वकालत की और कहा कि ये आदेश है अदालतों का, हमारे संविधान का, कि ये लागू किया जाए। अब आगे देखिए, दूसरी बड़ी खबर आज की प्रधानमंत्री के भाषण की। पटना में विपक्ष की जो मीटिंग हुई उस पर भी उन्होंने आज सवाल खड़े किए, हमला बोला। उन्होंने कहा विपक्ष मतलब घोटालों की गारंटी, फोटो खिंचवाने के लिए मीटिंग हुई, हर घोटालेबाज पर एक्शन की गारंटी है, गरीबों को जिन्होंने लूटा उनका हिसाब हम करेंगे, और जेल की सलाखें देखकर जुगलबंदी हो रही है, उनका यह कहना है। और खुद कहा अपने लिए कि मोदी का मतलब कार्रवाई की गारंटी होता है, देश को लूटने वालों का हिसाब तो होगा ही। सुनिए। 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। दो 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। इसलिए इन्होंने तय किया है कि चुनाव से कुछ महीने पहले किसी भी तरीके से जनता को गुमराह करके
कुछ लोगों को बरगलाकर, झूठे आरोप लगाकर सत्ता हासिल की जाए। आप जरा प्यार से बैठिए भैया। आपका उत्साह, जब बूथ में आप जाएंगे वहां उत्साह दिखाना। आजकल जरा ध्यान से सुनिए, आपको मजा आएगा। एक बात मैं आपको बताता हूं। आप बैठिए, आगे आने की कोशिश मत कीजिए भैया, आप बैठिए। आजकल एक नया शब्द बहुत पॉपुलर किया जा रहा है। वो शायद शब्द आपके कान पर भी आया होगा। वो जो नया शब्द पॉपुलर किया जा रहा है, वो शब्द है गारंटी। बार बार शब्द आता है गारंटी। भाजपा के कार्यकर्ताओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि असल में ये विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है। जानना चाहिए ना भाई, ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था। मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए। उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। और कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। अब दूसरा देखिए, आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला। आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई। एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। उधर तमिलनाडु में देखिए, डीएमके पर अवैध तरीके से 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने का आरोप, टीएमसी पर भी 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले का आरोप। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।